गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बायोटेक्नोलॉजी में आगे का पोर्शन कंटिन्यू करूँगी। अभी मैंने आपके लास्ट स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी के मैंने यूट्यूब पे क्लासेस देखी, लेकिन उसमें आवाज़ काफ़ी गूंज रही थी, उसका साउंड अच्छा नहीं आया है। लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा उसमें सुनाई दे रहा है। आप लोग जितना पढ़ सकते हैं आप लोग उससे पढ़िएगा। बाकी जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं दोबारा क्लास ले लूँगी, लेकिन पढ़िएगा। मुझे केवल आप लोगों के सिलेक्शन से मतलब है, तो पढ़ना है आपको, बस पढ़ना है। आज उस दिन मैंने लास्ट टर्न पे मैंने निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मैंने फिनिश किया था। तो आज जेनेटिक डिसीजेज़ ये आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं, प्री में भी आती हैं, मेंस में भी आती हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ कवर कर रही हूँ। चलिए देखते हैं जेनेटिक डिसीजेज़। जेनेटिक डिसीजेज़ दो तरीके की हो सकती हैं, ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स मतलब कि जो आप कह सकते हैं 44 क्रोमोसोम्स में जो डिसीजेज होती हैं, दैट इज ऑटोसोमल, या 22 पेयर्स में जो भी जेनेटिक डिसीजेज हैं उनको हम ऑटोसोमल कहते हैं। ऑटोसोमल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी क्रोमोसोम्स सेम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स यानी 23rd पेयर, 23rd पेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। सेक्स क्रोमोसोम यानी वो या तो XX पे होगा या XY पे होगा। ये मेल में होता है, ये फीमेल में होता है। अब यहाँ पे हम सेक्स क्रोमोसोम्स से संबंधित जेनेटिक डिसीजेस पढ़ेंगे। मैंने लास्ट टर्न पे आपको बताया था, दिस डिनोट्स नॉर्मल फीमेल, दिस डिनोट्स कैरियर, और कह सकते हैं ये भी नॉर्मल ही होती है। ये डिसीज जो वुमेन होगी, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक एक्स क्रोमोसोम में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैरियर होगी। मतलब कैरियर से यहाँ मतलब है वाहक, यानी कि डिसीज हो सकती है। और अगर ये कंडीशन आएगी, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम में अगर प्रॉब्लम होगी तो वो महिला डिसीज बच्चों को ही जन्म देगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद XY, दिस डिनोट्स नॉर्मल मेल, डिसीज्ड मेल। Y क्रोमोसोम पे अगर होगा तो वो डिसीज्ड होगा। मेल क्रोमोसोम में कोई भी वाहक नहीं होता है। ये वाली जो कैरियर, जो एक्स लिंक्ड डिसीजेज होंगी, मतलब कि जो एक्स क्रोमोसोम्स के कारण हो रही हैं, वो मेल और फीमेल दोनों में हो सकती हैं। मैं बात को फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो एक्स क्रोमोसोम से संबंधित जेनेटिक डिसीज होगी या एक्स लिंक डिसीज होगी, वो मेल और फीमेल दोनों को हो सकती है। लेकिन वाई लिंक क्रोमोसोम पर अगर कोई डिसीज है तो वो केवल मेल में ट्रांसफर होगी, वो फीमेल में नहीं होगी। चलिए देखते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स, इसमें दो तरीके से हो सकती हैं। या तो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट होगा, या क्रोमोसोम्स के नंबर्स में डिफेक्ट होगा। आज मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। इनसे प्रश्न बनता है, जब
क्योंकि ऑनलाइन क्लास आपकी ले रही हूँ तो आपके पास केवल मटेरियल पहुँचेगा। हो सकता है इसमें कई चीज़ें हों जो आपको ना समझ में आए। ऑफलाइन में ये प्रॉब्लम नहीं होती, आप तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए मैं आज बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ और रिपीट करती जाऊँगी ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। सेक्स क्रोमोसोम में या तो उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए या उनके नंबर में कोई चेंज आ जाए, तो सेक्स क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर में अगर चेंज आएगा तो कौन सी डिसीज? कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया। ये तो हो गए एक्स क्रोमोसोम में अगर कोई चेंज आया। अगर वाई क्रोमोसोम में अगर कोई चेंज आएगा तो हाइपर ट्राइकोसिस एंड बार्डनेस। अगर एक्स क्रोमोसोम में कोई डिसीज आएगी तो कलर ब्लाइंडनेस होगा, हीमोफीलिया होगा। और अगर वाई क्रोमोसोम में अगर के स्ट्रक्चर में अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा या कोई डिफेक्ट आएगा तो उससे हाइपरट्राइकोसिस या बार्डनेस होगी। अब नंबर की हम बाद में बात करेंगे। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है देखिए। कलर ब्लाइंडनेस आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे जो लोग रेलवे की जॉब्स करते हैं या कभी कभी उनको निकाल दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिसीज कलर ब्लाइंडनेस। वो कैपेबल नहीं होते हैं क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आप कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जिसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जैसे रेड और ग्रीन कलर। और रेड एंड ग्रीन कलर का रेलवे में कितना महत्व है ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। इसलिए कलर ब्लाइंडनेस में जो हमारे आइज होती है, आइज में जो कोन्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स। उसमें अगर कोई डिफेक्ट आता है तो हम रेड और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। मतलब कि लाल और हरा रंग अगर हम सामने अगर हमारे दोनों रंग रख दिए जाएं तो जनरली जो कलर ब्लाइंड पीपल होते हैं वो उन दोनों कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। यही डिसीज़ है कलर ब्लाइंड और ये एक्स क्रोमोसोम्स के कारण होती है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, पहली बात तो प्री में यहाँ आ सकता है कि कौन सा कलर विभेद नहीं कर पाते हैं। दूसरा आता है आपको कह दिया जाएगा अगर कलर ब्लाइंडनेस फीमेल अगर नॉर्मल मेल से मेट करती है या फर्टिलाइजेशन होता है तो कितने % चांसेस हैं उनके बच्चे के कलर ब्लाइंड होने के, या कितनी लड़कियां कलर ब्लाइंड होंगी या कितने लड़के कलर ब्लाइंड होंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको निकाला जाता है। इफ फीमेल इज कलर ब्लाइंड and male is normal, female is color blind and male is normal। ये आगे के लिए भी आप लोग सीख लीजिएगा। फीमेल ये मेल, एक्स सी एक्स सी। एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस है क्योंकि जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंडनेस है उसको। यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि वो वाहक है, यहाँ बता रहा है कि वो कलर ब्लाइंड है। इसलिए यानी कि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम में कलर ब्लाइंडनेस है और इसका मेट कराया जा रहा है नॉर्मल मैन से। तो हमेशा याद रखिए, इसको मैं बनाने का तरीका बता रही हूँ, आप वैसे ही करिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां लिखिए एक्स सी एक्स वाई, इस तरह से पहले सबसे बनाइएगा, फिर इसका इससे एक्स सी एक्स, इसका इससे एक्स सी वाई,
फिर इसका इससे कराएंगे XCX, इसका इससे कराएंगे XCY। ठीक है, रिजल्ट आपको क्या मिला? कि XC एक पे है, यानी जो फीमेल होंगी वो कैरियर होंगी। फीमेल क्या होंगी? कैरियर। क्यों? देखिए, ये भी फीमेल होगा, ये भी फीमेल होगा। एक पे ही, एक क्रोमोसोम पे ही कलर ब्लाइंडनेस का आ रहा है क्रोमोसोम, इसमें भी एक पे, इसलिए जो फीमेल्स होंगी यानी कि जो गर्ल्स होंगी वो कैरियर होंगी, उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। और इधर देखते हैं मेल में दोनों ही बॉय आपके कलर ब्लाइंड होंगे। क्यों कलर ब्लाइंड होंगे? क्योंकि X क्रोमोसोम पे है, X क्रोमोसोम आ रहा है, Y से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भी वही है, तो यानी कि मेल जो दोनों होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे। यहाँ पे आप ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि कितने % मेल कलर ब्लाइंड होंगे? देखिए 100% मेल या बॉय जो हैं वो कलर ब्लाइंड होंगे और फीमेल वाहक होंगी, कोई भी कलर ब्लाइंडनेस उनमें नहीं पाया जाएगा। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जाम्पल से आपको इसको बताती हूँ। अगर मेल कलर ब्लाइंड है और फीमेल इज नॉर्मल, तब कंडीशन देखिए क्या बनती है। इसकी आप जितने भी पॉसिबल केसेस हैं उसका आप कर सकते हैं। देखिए, अब यहां मैंने बोला मेल इज कलर ब्लाइंड, यानी कि XCY, X क्रोमोसोम पे है कलर ब्लाइंडनेस, इसलिए ये लिखेंगे। और फीमेल कैसी है? नॉर्मल। ओके, मैंने क्रॉस कराया। अगेन एक स्क्वायर बनाइए, XCY, XXCXY, XXCXY। अब यहां क्या रिजल्ट निकल के आया कि जितनी भी फीमेल होंगी या गर्ल होंगी वो कैरियर होंगी और जो मेल होगा वो 100% कलर ब्लाइंड नहीं होगा। देखिए XY है, इसमें कोई भी कलर ब्लाइंडनेस का नहीं है X क्रोमोसोम पे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी बच्चे होंगे उनमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, क्योंकि ये तो वाहक हैं, ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं है इनको, ये वाहक हैं, ये कैरी कर सकती हैं, लेकिन ये सप्रेस है, ये रेसेसिव है। मेरे ख्याल से ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है ये हो गया हीमोफीलिया। इसे ब्लीडर्स डिसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीडर्स डिसीज। इसको जॉन कोटो ने डिस्कवर किया था। जॉन कोटो ने। इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ब्लड में, या जब मैं साइंस पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि फैक्टर 8 होता है जिसकी जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड का थक्का जमाने में, ब्लड का क्लॉट करने में। हीमोफीलिया जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जनरली जो है वो ब्लड क्लॉटिंग आपकी 2 से 7 मिनट में हो जाती है, लेकिन जो हीमोफिलिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड जल्दी नहीं रुकता, बहता चला जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लीडर्स डिसीज। आपने सुना होगा कि इसको रॉयल डिसीज भी कहते हैं। एक्चुअली रॉयल डिसीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक रॉयल फैमिली में डिस्कवर हुआ था। उसमें सारे ही जितने उसके फैमिली मेंबर्स थे या तो वाहक थे या इस बीमारी को कंटेन कर रहे थे।
दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रॉयल डिसीज ऑल्सो। तो आपको याद रखना है कि हीमोफीलिया को क्या कहते हैं, ब्लीडर्स डिसीज, रॉयल डिसीज। और इसमें क्या होता है, जो रक्त का थक्का होता है या ब्लड क्लॉटिंग होती है वो बहुत देर से होती है और रक्त लगातार बहता रहता है। इसे जॉन कोटो ने डिस्कवर किया था। अब जैसे मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस का बताया, सेम ऐसे ही हीमोफिलिक पेशेंट भी आप निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। हीमोफीलिया, इफ female is carrier and male is normal, अगेन बनाइए, फीमेल इज कैरियर, इसलिए एक ही क्रोमोसोम पे आएगा। मेल इज नॉर्मल, क्रॉस कराते हैं, अगेन स्क्वायर बनाइए, एक्स एक्स एच एस एक्स वाई, मेट करिए, एक्स वाई एक्स 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 वाई, देखिए क्या रिजल्ट आया। इसमें एक लड़का और एक लड़की और एक लड़का में हीमोफीलिया नहीं होगा, एक लड़की में कैरियर होगी और एक लड़का डिसीज्ड होगा। यहां हम कह सकते हैं कि 75% जो बच्चे होंगे वो हीमोफिलिक नहीं होंगे, केवल 25% बच्चे ही हीमोफिलिक होंगे। देख लीजिए आप, यहां आपको लग रहा होगा ये तो क्लियर है, मैंने बताया ना कि एक्स क्रोमोसोम पे है तो ये कैरियर है तो इसका मतलब ये कि उसमें हीमोफिलिक कैरेक्टर है, लेकिन वो रेसेसिव है, मतलब वो प्रभाव उसका दब गया है। अगर ये दोनों ही क्रोमोसोम पे आ जाता है तो वो डोमिनेंट हो जाता है। यहाँ एक ही क्रोमोसोम पे आया है इसलिए ये कैरियर है, तो यानी कि वो नॉर्मल बिहेव करेगी, उसको हीमोफिलिक प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा कि 75% बच्चों नॉर्मल होंगे और जो 25% बच्चे होंगे वो हीमोफिलिक होंगे। यहाँ आप ये भी एक कंडीशन और बच जाती है तो आपके चारों हो जाएंगे। अगर फीमेल कैरियर है और मेल हीमोफिलिक है, तब क्या कंडीशन बनेगी? कुछ नहीं, कितना भी कैसा भी टफ हो क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये जो मैंने स्क्वायर वाला आपको डायग्राम बताया ये जरूर बनाएं, ये नहीं कि हवा में कर लिया, कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप एक बार पेपर पे बना लेंगे स्क्वायर तो आपको इजी रहेगा। फीमेल इज कैरियर, तो हम फीमेल का बनाते हैं सॉरी ठीक, मेल का बनाते हैं स्क्वायर, अब देखिए रिजल्ट बदल गया। यहां मैंने कैरियर लिया था, %50 बच्चे नॉर्मल होंगे, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, 50% बच्चे नॉर्मल होंगे और 50% बच्चे डिसीज्ड होंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम देख के। ये तो कैरियर है लेकिन बिहेव एज नॉर्मल। बॉय आपका नॉर्मल होगा, एक लड़का, एक लड़की और एक लड़का डिसीज्ड होगा, तो हम कह सकते हैं कि 50% आपका नॉर्मल होंगे और 50% आपके डिसीज्ड होंगे। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये जो मैंने आपको मेथड बताया, ये आप जैसे क्वेश्चन आ जाता है प्री में कि अगर ओ ब्लड ग्रुप है और माता का ओ है और पिता का ए है तो बच्चों में क्या होगा, उसको भी आप इस स्क्वायर की तरह बना सकते हैं। मैं एक बता देती हूँ आपको, अगर माता का ए बी है और माता का ए बी है और पिता का ए है, तो संभावित ब्लड ग्रुप बताइए। कुछ नहीं, आपको क्या करना है, तुरंत आपको एक स्क्वायर बनाना है। देखिएगा आपको ए बी लिखना कैसे है, आप ये देखिए, इम्यूनोग्लोबिन ए बी, इसका कैसे लिखेंगे, IAIO। ये डोमिनेंट है, इसमें दोनों डोमिनेंट आ गए, इसमें एक डोमिनेंट है, इसलिए इस तरह से लिखा गया। तो IA IO IB IA IB IO। मैंने आपको बताया कि ये डोमिनेंट यहाँ पर A है, O नहीं। तो देखिए A है, दैट बिलोंग्स टू A, AB है, दोनों ही डोमिनेंट होते हैं तो AB, B, यानी कि दो A होंगे, एक B ग्रुप का होगा और एक AB ग्रुप का होगा। जैसे मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया बताया, वैसे ही आप इनका भी निकाल सकते हैं ब्लड ग्रुप। मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया, अगर आप सारे एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन लेके अगर प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह तो आपको हो जाएगा। और बाकी अगर आपको नहीं आता, मैं इसमें अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि अभी ये साइंस का टॉपिक है, मैंने आपको यहाँ पे बस बता दिया है। एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसीजेस हो गई। अब वाई लिंक्ड डिसीज, हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्राइकोसिस मीन्स बालों की संख्या शरीर में ज़्यादा, यानी कि आप कह सकते हैं बालों का जो घनत्व होता है वो शरीर पे ज़्यादा होता है। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों के कान में बाल निकल आते हैं, नाक में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जनरली होते हैं, नॉस्ट्रिल्स में हेयर्स होते हैं लेकिन उनके बहुत ज़्यादा होंगे और कान में भी बाल निकल आते हैं, तो ये हाइपरट्राइकोसिस है। और ये जेनेटिक होता है, अगर फादर में है तो उसके चाइल्ड में आना, मेल चाइल्ड में आएगा, मेल चाइल्ड, क्योंकि ये एक्स वाई लिंक डिसीज है, आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरी डिसीज है बाल्डनेस। बाल्डनेस मीन्स गंजापन। आपने देखा होगा अगर एक पीढ़ी में गंजापन है तो उसके आने वाली सभी पीढ़ियों में, मेल में खास तौर से गंजापन रहेगा। तो ये डिसीज है सेक्स क्रोमोसोम में जो कि स्ट्रक्चर के चेंज होने से आती हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ यहीं याद हो जाए। सेक्स क्रोमोसोम में अगर चेंज आते हैं, या तो वो स्ट्रक्चर में अगर चेंज आता है, या तो एक्स क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा या वाई। अगर एक्स क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया होगा। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, अगर जो कलर ब्लाइंडनेस पेशेंट होते हैं वो रेड और ग्रीन कलर में जल्दी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, कहीं कहीं आपको ब्लू भी लिखा होगा लेकिन मेनली रेड और ग्रीन कलर होता है। इसके अलावा हीमोफीलिया या हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिसीज भी कहते हैं क्योंकि रक्त लगातार बहता रहता है। इसके अलावा रॉयल डिसीज भी कहते हैं, इसको जॉन कोट्टो ने डिस्कवर किया था, और ये क्या है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। इसके बाद वाई क्रोमोसोम पर डिसीज कौन सी है, हाइपरट्राइकोसिस और बाल्डनेस। मेरे ख्याल से ये आपको लर्न भी हो गया होगा, मैंने बहुत धीरे इसको पढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर्स में। नंबर्स में चेंज, चेंज इन नंबर्स। सुपर फीमेल,
सुपर मेल एक्स वाई वाई, क्लिन-फिंटर सिंड्रोम XXY, टर्नर सिंड्रोम देखिए, मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। अगर ये संख्या बढ़ जाती है 47 हो जाती है, सेक्स क्रोमोसोम में अगर एक एक्स बढ़ गया, मैंने वहाँ लिखा है देखिए सुपर फीमेल, XX मेल का क्या होता है, फीमेल का क्या होता है XX, अगर एक एक्स और बढ़ गया तो उसमें सुपर फीमेल के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। इसके बाद अगर वाई क्रोमोसोम एक बढ़ गया तो वो सुपर फीमेल आ जाएगी। सुपर मेल को से जैक्सन सिंड्रोम भी होता है। आप ये याद रखिएगा कि अगर क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ती है, सेक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है, तो ऐसे लोगों की आयु बहुत कम होती है, नपुंसक होते हैं, एन्यूच होते हैं, और इनका जो मानसिक विकास होता है बहुत कम होता है, तो ये ज़्यादा उम्र तक जीवित नहीं रहते हैं। अगर एक्स कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ज़्यादा हाइपर कंडीशन हो जाएगी। किसी चीज़ की ना न्यूनता अच्छी होती है ना अधिकता अच्छी होती है। इसके बाद क्लिन-फिंटर सिंड्रोम XXY, आपको लग रहा होगा इसमें एक एक्स क्रोमोसोम, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया है, 44 प्लस XXY, यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ा है, यानी कि क्लिन-फिंटर सिंड्रोम किसको होता है, मेल में होता है। अब अगर एक्स कैरेक्टर, इसमें एक्स क्रोमोसोम्स इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब कि एक्स के कैरेक्टर यानी फीमेल के कैरेक्टर मेल में आने लगेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को याद करने का प्रयास मत करिए, रटने का प्रयास मत करिए, इसको समझिए। मैंने यहाँ लिखा 44 प्लस XXY, XY इतना याद रखिए, क्लिन-फिंटर सिंड्रोम मेल में होता है। मेल में होता है तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम आएगा तो जाहिर सी बात है उसमें फीमेल्स के कैरेक्टर आएंगे, मेल्स में फीमेल के कैरेक्टर आएंगे। गायनेकोमास्टिया हो सकता है, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो सकती हैं, साथ ही साथ टेस्टिस बहुत छोटी होंगी, स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये कंडीशन आएगी क्लिन-फिंटर सिंड्रोम में। यही आवाज़ जो है वो पतली हो जाएगी, लड़कियों की तरह होगी। आपने देखा होगा कई फीमेल्स ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत पतली होती है, क्योंकि उनमें एक्स क्रोमोसोम अपना इफेक्ट शो कर रहा होता है। इसी तरह आइए टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में ये मैंने 0 लिखा है, एक एक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है। इसका मतलब जो लड़कियों की कैरेक्टर, सेकेंडरी कैरेक्टर्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम, वो उसमें नहीं शो करेंगे। मीन्स हो सकता है लेस मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट हो, जेनिटल ऑर्गन इतने ज़्यादा डेवलप ना हो। तीसरी बात मैंने आपको बताया, एन्यूच होंगे, नपुंसक होंगे, और इनकी आयु कम होगी, मानसिक रूप से ये स्वस्थ नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, इन लड़कियों की आवाज़ लड़कों की तरह होगी, मतलब इनकी आवाज़ में भारीपन होगा, ये याद रखना है। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि हाई पिच, लो पिच, ये मैं आपको साइंस में पढ़ाऊंगी। ये याद रखिएगा कि जो फीमेल होती हैं वो हाई पिच वॉइस रखती हैं, तभी उनकी आवाज़ पतली होती है, और जो मेल होते हैं उनमें लो पिच होती है, तभी उनकी आवाज़ भारी होती है। खैर, मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चेंज इन नंबर में सुपर फीमेल कैरेक्टर्स, मेल एक्स क्रोमोसोम अगर किसी चीज़ की अधिकता होगी तो वो एबनॉर्मलिटी शो करेगा ही। कहीं अगर आ जाए कि क्रोमोसोम्स के नंबर में अगर परिवर्तन हो रहा है तो क्या है, तो आप बेसिक चीज़ याद रखिए, वो नपुंसक होंगे, उनकी मानसिक जो स्वास्थ्य होगा वो ठीक नहीं होगा, और उनकी आयु लंबी नहीं होती। 3 बेसिक कैरेक्टर है। अगर एक्स क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो एक्स के कैरेक्टर्स, अगर एक्स कैरेक्टर मेल में बढ़ रहा है तो एक्स कैरेक्टर मेल में आने लगेंगे। अगर एक्स कैरेक्टर एब्सेंट है तो क्या चेंजेस हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इसके बाद ऑटोसोम्स क्रोमोसोम पर,
ये पूरा था सेक्स क्रोमोसोम पे चेंज। इसके बाद आइए ऑटोसोम्स पे। सेक्स क्रोमोसोम्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये पूछ भी सकता है और नहीं भी, ये भी दो तरीके से होते हैं। स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल। स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल। एब्रेशन, स्ट्रक्चर में कई तरीके से ऑटोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंज है। डिलीशन, डिफिशियंसी, inversion and translocation। न्यूमेरिकल में डाउन सिंड्रोम। पहले डाउन सिंड्रोम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी एट 21st क्रोमोसोम। ट्राइसोमी एट 21st क्रोमोसोम। मैंने आपको बताया था कि कैरियो टाइप क्या होता है, उसमें बताया था ना कि लंबाई से घटते हुए क्रम में हम क्रोमोसोम्स को एक चित्र रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसी में ही उस ग्राफ में अगर हम देखें तो 21st नंबर पे जो क्रोमोसोम होगा वहाँ पर XX हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, XX हो जाएगा, यानी ट्राइसोमी हो जाएगी। 3 आ गए वहाँ पे। तो इससे क्या होगा? अगर क्रोमोसोम बढ़ रहा है, मैंने कहा कि मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं होंगे, प्लस इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होगी, मेंटली रिटार्टेड होंगे, और इनको मैंगोलाइड भी कहा जाता है। और जनरली इनकी 16 वर्ष की आयु तक मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ये रहा डाउन सिंड्रोम। आपको याद रखना है ट्राइसोमी एट 21st क्रोमोसोम। अब यहाँ आता है स्ट्रक्चरल एब्रेशन, डिलीशन। मैंने आपको ये बताया था कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर रिवाइज करिए, एक पी आर्म होती है, एक क्यू आर्म होती है। तो पी आर्म छोटी होती है और क्यू आर्म बड़ी होती है। अब यहाँ मैंने बताया डिलीशन। अगर कोई भी भुजा, किसी भी क्रोमोसोम की भुजा, अगर कोई भी भुजा अगर डिलीट हो गई, ध्यान दीजिए, कोई दो चीज़ें हैं, इन दोनों से मिलकर काम हो रहा है, अगर ये चीज़ डिलीट हो गई तो क्या ये अकेले काम कर पाएगा? जाहिर सी बात है डिफिशियंसी कॉज करेगा। डिफिशियंसी, ये चीज़ अपने आप हट गया है और उसके कई कारण हो सकते हैं। डिफिशियंसी में क्या है? ये चीज़ यहाँ पे है ही नहीं, शुरुआत से ही नहीं। इन्वर्जन, ऐसे कोई चीज़ ऐड होनी थी, वो चीज़ ऐसे ऐड हो गई। कोई चीज़ ऐसे ऐड होनी थी, वो ऐसे ऐड हो गई, दैट इज इन्वर्जन। उल्टा ट्रांसलोकेशन, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये चीज़ है, इसको यहाँ पे जुड़ना था, लेकिन ये ट्रांसलोकेट होके दूसरी जगह जुड़ गया, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ये केवल टर्म से याद कर लीजिए, इससे आप में ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। हाँ, इससे रिलेटेड 2 डिसीज़ हैं, वो कभी कभी पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताना ज़रूरी था।
फिलेडेल्फिया 22 मीन्स 22 क्रोमोसोम्स में एक भुजा की न्यूनता पाई जाती है। ठीक, इसके बाद क्राई डू चैट क्रोमोसोम फिफ्थ की छोटी भुजा नहीं होती है, उसमें छोटी भुजा यानी पी भुजा की कमी होती है, तब ये सिंड्रोम होता है क्राई डू चैट। अब क्राई डू चैट मैंने क्यों बोला, इसका मतलब है कि जब आदमी रोता है तो उसमें बिल्ली की आवाज़ आती है। ये बात सच है, मैंने देखा तो नहीं है लेकिन मैंने सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है कि अगर 5th क्रोमोसोम की पी भुजा अगर गायब हो जाए तो उसको क्राई डू चैट डिसीज़ होती है। अब ये डिस्कवर किया गया है, इसका मतलब कि ऐसी बीमारी होती होगी, तो इसे रोने में बिल्ली की आवाज़ आती है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका फिनिश हो गया जेनेटिक डिसीजेस। इसके अलावा और भी डिसीजेज हैं जैसे एल्बिनिज्म है, एल्केप्टेनूरिया है, सिकल सेल एनीमिया है और फिनाइलकीटोनूरिया है। ये पहले बहुत पूछे जाते थे, अब नहीं। सिकल सेल एनीमिया पूछा जाता है, वो मैं आपको न्यूट्रिशन में बताऊंगी कि ये होता क्या है, इसलिए मैंने जो डिसीजेस पूछी जा रही थी मैंने केवल आपको उतना ही बताया है। अब एक नया टर्म है, एग्रीकल्चर का ही है, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी। अभी तो मैंने ये आपसे कहा, डिफरेंस समझिएगा। अभी मैंने आपसे ये कहा कि गुणसूत्रों की संख्या में अगर कमी या अधिकता हो जाए तो उससे जेनेटिक डिसीज हो जाती है, लेकिन हम पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स का सेट उठा के जस्ट डबल कर दें। फिर से सुनिए, हम पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स का सेट उठाकर डबल कर दें। जैसे 7 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 7 है, उसको मैंने 2n कर दिया 14, 3n कर दिया 21, 4n कर दिया 16, मतलब कि मैंने पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स के सेट को ही डबल कर दिया, तो उससे कोई डिसीज़ नहीं होगी। ये टेक्निक अपनाई जा रही है खासतौर से कृषि क्षेत्र में। जैसे गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए हरित क्रांति में ऐसा किया गया कि उसकी न्यूट्रिशन, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया गया, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाई गई, इसी के माध्यम से बढ़ाई गई। ये 2 तरीके से होती हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड एलो पॉलीप्लॉइडी। इसमें अगर किसी भी प्रजाति का मान लीजिए ए है, इसी ही प्रजाति के बीच में हम क्रॉस कराएं और उनके जो भी हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा उसमें पॉलीप्लॉइडी कर दें। मान लीजिए इसमें 2n = 4 है, 2n = 8 है, तो n = यहाँ 2 और ये हो गया n = 4, तो यहाँ आएगा n = 6 और उसमें हम पॉलीप्लॉइडी कर दें 3 टाइम्स, तो 3n = 18। ये चीज़ हो गया, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी, लेकिन हमने यहाँ पर दोनों की सेम स्पीशीज ली है। ठीक है, अब इसके बाद एलो पॉलीप्लॉइडी। हाँ, ये अभी आप लोग के मन में आ रहा होगा ये पॉसिबल कैसे। एक कोल्चिसिन एक हार्मोन होता है, इसकी प्रेजेंस में पॉलीप्लॉइडी इन्हेंस होती है, ये याद रखिएगा। ये हालांकि मैंने अभी आप लोगों को साइंस नहीं पढ़ाया है, ये सेल डिवीज़न को रोक देती है, तो ये बढ़ते चले जाते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको पूरा बताऊंगी साइंस में कि कैसे होता है, लेकिन अभी यहाँ आप टर्म याद रख लीजिए, कोल्चिसिन। पॉलीप्लॉइडी में कौन हेल्प करता है? कोल्चिसिन। एलो पॉलीप्लॉइडी ये आपके पेपर में पूछी जा चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ आपको बताया। गेहूं की ट्रिटिकेल वैरायटी, जो कि गेहूं और
राई से मिलकर बनी है। ये याद रखिएगा, ट्रिटिकेल कई बार आपके में पूछा गया है, वो गेहूं और राई से मिलकर बनी होती है। इसके बाद रैफिनो ब्रासिका, रैफिनो ब्रासिका, ये मूली और पत्ता गोभी से मिलकर बनी है ये वैरायटी। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसके पूछे जाने की संभावना है। मेरे ख्याल से आपको पॉलीप्लॉइडी समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं। ऑटो पॉलीप्लॉइडी, सेम स्पीशीज के हम पॉलीप्लॉइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोल्चिसिन। एलो पॉलीप्लॉइडी, एलो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट। तो इसमें दो डिफरेंट वैरायटी हमने ली। जैसे ट्रिटिकेल में क्या किया हमने, गेहूं और राई का प्रयोग किया। रैफिनोब्रासिका में हमने मूली और पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया। देखिए, आपको इसका प्रोसेस जानने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस आपको यहाँ पीएचडी नहीं करनी है, आपको केवल इतना जानना है कि ये चीज़ ऐसे होती है और आपको सिलेक्शन लेना है। आपको ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ये आपको मतलब नहीं रखना है। तो हम लोगों को बेसिकली सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जिनको ये मालूम होता है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। बहुतों को ये मालूम होता है कि हमको ये पढ़ना है, लेकिन जो सिलेक्शन लेते हैं उनको ये मालूम होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अननेसेसरी हर चीज़ को डीप में घुसते जाएंगे, हो सकता है वो आपके एग्ज़ाम में आए ना। इसलिए सेलेक्टिव स्टडी करिए, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या है? सडन एंड हेरिडिटेबल चेंजेस इन जीन और नाइट्रोजनस बेसिस। म्यूटेशन क्या है? अभी आप लोग कोरोना के बारे में काफ़ी पढ़ रहे हैं, डबल स्ट्रेन आया, म्यूटेंट हो गया, तो ये क्या चीज़ है, म्यूटेशन क्या है? इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है। इस पर में भी प्रश्न बन जाए, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो क्या है म्यूटेशन? बॉडी में अगर अचानक से परिवर्तन हो जाए और ये परिवर्तन आपके हेरिडिटरी हो जाए, आनुवांशिक हो जाए, तो ऐसे ये फिनोमिना कहलाता है म्यूटेशन। ह्यूगो डी व्रीज ने इस फिनोमिना को दिया था, उन्होंने इसको सर्च किया था। इनके पीछे क्या स्टडी थी वो मैं यहाँ आपको नहीं बता रही हूँ, वो मैं जेनेटिक्स जब आपको जनरल साइंस में पढ़ाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी। इसके बाद म्यूटेशन दो तरीके से हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस में रेडिएशन से हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस स्वतः ही होते हैं रेडिएशन के थ्रू या केमिकल पॉल्यूटेंट्स के थ्रू या केमिकल पॉल्यूटेंट्स के थ्रू होते हैं। इंड्यूस्ड हम पैदा करते हैं, किससे? दो तरीके से हो सकते हैं, बाय फिजिकल एजेंट्स और केमिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट में आपके यूवी रेज, आईआर, एक्स रेज एंड केमिकल एजेंट्स में सोडियम एजाइड,
सोडियम एराइड है या नाइट्रोजन मस्टर्ड। आपने देखा होगा कि ज़्यादा, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो चाहे नॉर्मल मैन भी हो, तो उसमें जनरली कहा जाता है ज़्यादा अल्ट्रासाउंड वगैरह या ऐसी चीज़ें नहीं करानी चाहिए जिससे रेडिएशन हमारी बॉडी में आए, क्योंकि ये रेडिएशंस म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं आपके बॉडी में और वो हेरिटेबल हो जाते हैं। इसलिए मना किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को कि वो कम से कम कराए। आपने देखा होगा कि कोरोना पेशेंट का भी एक्सरे वगैरह हो रहा है या सिटी स्कैन हो रहा है, तो ये ज़्यादा नहीं कराने चाहिए, क्योंकि रेडिएशन हमारी बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से जीन्स हो सकता है कि जहाँ वो आपका वर्क तो हो गया, लेकिन वो हो सकता है अगली सेल को वो म्यूटेट कर दें। आपने देखा होगा कैंसर के ट्रीटमेंट में आपको रेडियोथेरेपी वगैरह दी जाती है, केमिकल थेरेपी वगैरह दी जाती है। ठीक है, आपको वो शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको यूज़फुल रहेगा। मैं बाद में कैंसर के बारे में भी आपको पूरा बताऊंगी, उसमें शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो आगे के लिए बहुत ज़्यादा रेडिएशन अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो वो आपके लिए हार्मफुल है। ठीक है, ये रहा आपका म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। ये जो प्राकृतिक रूप से जो आपको म्यूटेशन हो रहा है इन्वायरमेंट की वजह से, केमिकल पॉल्यूटेंट्स की वजह से, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड, जो फिजिकली एजेंट या केमिकल एजेंट्स के माध्यम से उत्पन्न हो रहा है। अब ये क्या करते हैं, ये डीएनए सीक्वेंस जो मैंने आपको पढ़ाया था, डीएनए नाइट्रोजनस बेस, उनके सीक्वेंस में चेंज कर देता है। हालांकि यहाँ पर मैं अगर आपको कोडॉन वगैरह बताऊँगी तो हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर मैंने वो पोर्शन उठाया तो बायोटेक्नोलॉजी फिर काफ़ी दूर हो जाएगी, इसलिए मैं बीच का रास्ता अपनाकर जो आपका पूछा जाता है मैं केवल आपको उतना ही बता रही हूँ। जनरली जो म्यूटेशन है वो नॉनसेंस म्यूटेशन होता है, मिससेंस म्यूटेशन होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, साइलेंट म्यूटेशन होता है। आपको टाइप नहीं याद करनी। मैं यहाँ पर आपको एक सिकल सेल एनीमिया का बता रही हूँ, जो कि एक मिससेंस म्यूटेशन है, जिसमें जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो हंसिए के आकार का हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और इसमें ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है, तो और फाइनली मृत्यु तक हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपको बता रही हूँ। सिकल का मतलब ही होता है हंसिया आकार का। ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन आप लोग सभी परिचित हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड में, ऑक्सीजन के संवहन को पॉसिबल बनाता है हीमोग्लोबिन। इसमें अब हम यहाँ पर इसके थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें 2 अल्फा सेल होती हैं और 2 बीटा सेल होती हैं। इस बीटा सेल में देखिए पहले स्थान पर वैलीन होता है और 6वें स्थान पे ग्लूटामीन होता है। ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन। तो बीटा चेन में जो पहले स्थान पे होता है अमाइनो एसिड, दैट इज वैलीन अमाइनो एसिड, और 6वें स्थान पे होता है ग्लूटामिन। अगर मिससेंस म्यूटेशन अगर हो जाए तो 6th प्लेस पर आपका स्वतः ही वैलीन का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2 चेन होती हैं, अल्फ़ा एंड बीटा,
बीटा चेन के पहले स्टार्टिंग होती है वैलिन से, उस चेन की स्टार्टिंग होती है वैलिन से, और उसके 6th पोजीशन पे होता है ग्लूटामीन अमाइनो एसिड। तो जो 6th पोजीशन पे ग्लूटामीन है, अगर इसमें मिससेंस म्यूटेशन हुआ, अगर इसमें म्यूटेशन हुआ तो यहाँ ग्लूटामीन की जगह वो वैलिन को पढ़ने लगता है, और वैलिन को पढ़ेगा। फिर मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा बताया था जिसमें ट्रांसलेशन के थ्रू mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप रॉन्ग नाइट्रोजनस बेस को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, रॉन्ग नाइट्रोजनस बेस पढ़ेंगे तो रॉन्ग DNA बनेगा, DNA रॉन्ग बनेगा तो mRNA भी मैसेज रॉन्ग देगा और प्रोटीन का निर्माण भी रॉन्ग होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो जिस सेल का फॉर्मेशन होता है इस एबनॉर्मेलिटी की वजह से, उसको कहते हैं सिकल सेल। तो ये कुछ जो सेल होती है हीमोग्लोबिन की, वो ऐसे ऐसे सिकुड़ जाती है। ये नॉर्मल ऐसे होगी तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन को ईजिली कैरी कर लेगा। अगर उसका डी शेप्ड ही है, हीमोग्लोबिन का अगर डी शेप्ड अगर रहेगा तो ऑक्सीजन को कैरी ईजिली नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी। फाइनली दैट कॉज टू डेथ। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका ऑल ओवर जितना भी बायोटेक्नोलॉजी में आ सकता था, जिसकी प्रोबेबिलिटी थी क्वेश्चन आने की, मैंने वो यहाँ पर लगभग सभी ख़त्म करने की कोशिश की है। इसके अलावा करंट में जो आपके टॉपिक्स आते रहेंगे, वो मैं करंट का जब पढ़ाऊँगी तो मैं आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारा उसमें मैं आपके कवर कर दूँगी, इसलिए परेशान मत होइएगा। अभी कम से कम जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आप ये मैं आपको इस तरह से पढ़ा रही हूँ क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ये सभी लोग जानते हैं, तो क्यों ना एक चर्चा कोरोना पे भी हो जाए, क्योंकि इस पे भी प्रश्न आने के चांसेस हैं। तो मैंने यहाँ कोशिश की है कि वायरस क्या होता है, कोरोना क्या है, और कोरोना से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी चल रही है वो चीज़ें मालूम होना चाहिए, और कुछ बेसिक फैक्ट्स, कब पहली बार आया और कब WHO ने इसको एक महामारी घोषित किया, इसके बाद भारत में पहला केस कब आया, या वैक्सीनेशन क्या होता है, या वैक्सीनेशन के चरण क्या है, इम्यूनिटी क्या है। मैं कोशिश करूँगी कि ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएं। चलिए तो फिर वायरस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जनरली ये मैं आपको साइंस में पढ़ाती हूँ, जहाँ पे मैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एंजियोस्पर्म वगैरह ये सब पढ़ाती हूँ, वहाँ पे ये आता है। लेकिन समय को देखते हुए आपको वायरस के बारे में मालूम होना चाहिए। एक जनरल स्ट्रक्चर ही मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब हमें मालूम है जो वायरस होता है बहुत सूक्ष्म होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। वायरस क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, और ये नॉन सेलुलर होते हैं। नॉन सेलुलर न्यूक्लियोप्रोटीन। अब यहाँ पे शब्द समझना, ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है? ऐसा पैरासाइट जो उसको जीवित रहने के लिए किसी पैरासाइट की आवश्यकता होती है, दैट इज मतलब उसको अपने जीवन के लिए एक पैरासाइट की आवश्यकता होगी ही, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसके बाद मैंने कहा नॉन सेलुलर न्यूक्लियोप्रोटीन है, इसमें कोई अपना स्वयं का कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है। एक्चुअली जो वायरस होता है उसको माना जाता है इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी कि
उसमें कुछ लिविंग थिंग्स के भी कैरेक्टर्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के भी कैरेक्टर्स हैं। लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स क्या हैं? वो मल्टीप्लाई कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, और इसके नॉन लिविंग की क्या है? उनमें कोई सेल स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है उसका। दूसरा ये कि ये मल्टीप्लाई तो करता है, लेकिन किस तरीके से कर रहा है? बाहर अगर है, ये किसी बॉडी के बाहर है, तो ये ऐसे ही निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। जब ये किसी होस्ट उसको मिल जाता है तब ये मल्टीप्लाई करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ना सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह जैसे जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, ना ही रेस्पिरेशन है या ना ही मेटाबॉलिज्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये नॉन लिविंग है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम रख सकते हैं, जो कि केवल नॉन लिविंग थिंग्स को ही रखा जाता है। ये सब कुछ कैरेक्टर्स हैं। और लिविंग थिंग का एक और भी कैरेक्टर है कि इसमें डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, तभी ये जेनेटिक चेंजेस कर पाता है। इसके अलावा बात यहाँ ये आई कि अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें ये प्रोटीन की वॉल है और ये इसमें आइदर डीएनए और आरएनए होगा। ये प्रोटीन की जो ये लेयर है इसको कैस्पिड कहते हैं, सॉरी कैप्सिड कहते हैं, जो बहुत ही छोटे 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 कैस्पोमियर से मिलकर बनी होती है। जो कि कैस्पोमियर से मिलकर बनी होती है। ये याद रखिएगा कि एल्गी है, फंजाई है, ये सब आपके डिकम्पोजर का काम करते हैं, लेकिन वायरस नहीं करता है। ये चीज़ याद रखिएगा। जस्ट अ मिनट। और ये जो प्रोटीन का कवर है ये आपका 96% भाग बनाता है वायरस का, और डीएनए और आरएनए केवल 4%। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ ये सोचें कि इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो केरल में एक घटना हुई थी कि एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को कुछ लोगों ने विस्फोटक सामग्री उसके मुंह में डाल दी थी, जिसकी वजह से दोनों ख़त्म हो गए थे। तो इस घटना को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी ने प्रश्न बनाया था, और हाथी के गर्भकाल कितना होता है, और मतलब उसमें क्वेश्चन रख दिए थे, बेसिक क्वेश्चन। तो हो सकता है कि कोरोना पे जनरल क्वेश्चन आए, तो हो सकता है उस पर वायरस के बारे में पूछ दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली कोरोना एक वायरस ही तो है। ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो कुछ टर्म इसमें होते हैं वो चीज़ याद रखिएगा। प्रायॉन्स, विरियॉन्स, विरियॉइड्स, इंटरफेरॉन। अब प्रायॉन्स क्या है? देखिए, अगर किसी भी वायरस में प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल है, फिर से बता रही हूँ, अगर किसी वायरस में प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल है तो उसको वायरॉन कहेंगे हम। और अगर किसी वायरस में केवल जेनेटिक मटेरियल है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है, जेनेटिक मटेरियल है, तो उसको बोलेंगे विरियॉइड्स। और अगर प्रोटीन कवर है तो उसको बोलेंगे प्रायॉन्स। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल मीन्स आरएनए और डीएनए, दोनों प्रेजेंट है, विरियॉन्स। पी से याद रखिए प्रोटीन, अगर कंफ्यूजन हो तो याद रखिए पी से प्रोटीन कवर है केवल, दैट इज प्रियॉन्स।
विरियोइड्स ओनली जेनेटिक मटेरियल, ओनली जेनेटिक मटेरियल। कन्फ्यूज़न का कोई बात नहीं, पी से याद रखिए, केवल प्रोटीन, बाकी आपको याद रहेंगे। वी से इसमें जेनेटिक मटेरियल भी है, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इंटरफेरॉन क्या होते हैं? जब कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ, हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करने लगता है। ठीक इसी तरह अगर हमारी बॉडी में वायरस प्रवेश करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है और वो एंटी वायरस एजेंट इंटरफेरॉन का सिक्रेशन करता है। समझ में आ गया? जैसे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, ठीक उसी तरीके से हमारा जब वायरस अटैक करता है बॉडी में तो इंटरफेरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। ये कुछ डिफरेंस हैं, ये याद रखिएगा। और अब आप यहाँ हो सकता है पूछ रहे हो कि केवल प्रोटीन ही कैसे करेगा, तो आपने देखा होगा स्क्रैपी जो रोग होता है भेड़ में, वो डिस्कवर किया गया। कुछ गाँव में पागलपन टाइप का एक होता है मैड काऊ, वो भी इसी में डिस्कवर किया गया। यहाँ पे इन जनरल मैं बता दे रही हूँ, 3 तरीके से वायरस होते हैं। प्लांट वायरस जो जनरली आरएनए होते हैं, मैंने कहा जनरली आरएनए होते हैं, यानी कि डीएनए भी हो सकता है। और एनिमल वायरस जनरली डीएनए होता है, यानी कि आरएनए भी हो सकता है। और बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया में होते हैं, दैट इज़ बैक्टीरियोफेज। मेरे ख्याल से ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। 1976 में एडवर्ड जेनर ने चिकन पॉक्स का ढूंढा था कि जो चिकन पॉक्स है वो वायरस के कारण होता है, और वायरस इतना छोटा होता है कि उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। वायरस क्या है? दैट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग। प्रियॉन्स क्या है? केवल प्रोटीन पार्ट पाया जाता है। विरियॉन्स क्या है? प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। विरियोइड्स क्या है? केवल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और इंटरफेरॉन क्या है? इट इज़ अ एंटी वायरस एजेंट प्रोड्यूस इन होस्ट बॉडी अगेंस्ट वायरस। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, इनको अपने जीवन यापन के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है, तभी इनका लाइफ साइकिल पूरा हो सकता है, इसलिए इनको ऑब्लिगेट कहा गया। और बस इतनी चीज़ें आपको वायरस में याद रखनी। हाँ, अब इससे वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं ये सब आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन वो आपका जनरल साइंस का टॉपिक है, यहाँ का नहीं है। तो एक नज़र आप वो भी देख लीजिएगा कि कौन कौन से वायरस और बैक्टीरिया से रोग होते हैं, मैं तो बाद में पढ़ाऊँगी ही। अब थोड़ी सी चर्चा कोरोना वायरस में, थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कोरोना वायरस पे। कोरोना, अब कोरोना वायरस बेसिकली बहुत एक लार्ज फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसमें 6 तरीके के टाइप्स खोजे जा चुके थे। ये जो 7th है, इसलिए इसको नोवेल कोरोना वायरस कहा गया, क्योंकि ये नया है। 7th मेंबर है इस ग्रुप उसका नोवेल कोरोना वायरस, इसीलिए इसको कहा गया क्योंकि ये न्यू स्ट्रेन है। इसके बाद ये बेसिकली जो है आपने देखा होगा एपीसेंट्रिक, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा व्हाट इज़ एपीसेंट्रिक। यहाँ पे टर्म्स चेंज हो जाते हैं जब यूपीएससी प्रश्न बनाता है, तो अपना थोड़ा भाषा का स्तर अच्छा रखता है। हम लोगों ने एपीसेंट्रिक हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है कि जहाँ से जो चीज़ ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि कोरोना वायरस का जो एपीसेंटर है वो हुबोई प्रांत है। जनरली सब लोग वुहान याद रखते हैं, अगर हो सकता है प्रश्न आपका हुबोई प्रांत से आ जाए तो आपको दोनों याद रखना चाहिए कि हुबोई प्रांत और वुहान से ये फैला है। इसके बाद इसका पूरा नाम है सार्स CoV-2, सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अच्छा, यहाँ पे सिंड्रोम कहीं कहीं आप लोग पढ़ते हैं, कहीं कहीं आप लोग डिसीज पढ़ते हैं। सिंड्रोम का है ग्रुप ऑफ डिसीजेस, ग्रुप ऑफ डिसीजेस इज कॉल्ड सिंड्रोम। तो यहाँ पर है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2।
यानी कि कोरोना वायरस किससे होता है? सार्स कोविड-2 से, और इसके थ्रू जो बीमारी का नाम है वो है कोविड-19। 19 यहाँ इसलिए क्योंकि इसको 2019 में देखा गया। इसके बाद ये जो कोरोना वायरस है इसमें ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, यानी आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। इसके बाद ये कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस मीन्स ये एक संपर्क में आने वाली बीमारी है। जब ह्यूमंस आपस में संपर्क में आएंगे तब ये बीमारी फैलती है। इसके अलावा ये यहाँ पे आपने सुना होगा जूनोप्सिस या जूनोटिक। इसका मतलब है कि ये एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन में फैल रहा है। अभी तक ये था कि ऐसा कोई भी स्ट्रेन नहीं देखा गया था कि जो पीपल से पीपल में हो रहा हो। कोरोना वायरस का जो नोवेल कोरोना वायरस है ये पीपल टू पीपल हो रहा है। अभी तक एनिमल टू पीपल हो रहा था, पीपल टू पीपल नहीं हो रहा था। हमको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद इसके क्या सिम्टम्स हैं? जनरली आप लोग को मालूम है, आप लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, कॉमन कोल्ड है, फीवर है और लैक ऑफ ब्रीदिंग, शॉर्टेज हो रही है। आप प्रॉपर ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने के कारण आप प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाते। इसके अलावा यहाँ पर याद रखना है कि इंक्यूबेशन, कुछ टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब आपको कोई बीमारी इन्फेक्शन होता है और ये एक टाइम पीरियड होता है किसके बीच में, जब आपको इन्फेक्शन होता है उससे लेकर जब तक आपका फर्स्ट अपीयरेंस आता है उस इन्फेक्शन का, इस बीच का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये WHO के अकॉर्डिंग कोरोना वायरस का 2 से 14 दिन का है। इसके बाद आता है एसिम्प्टोमेटिक डिसीज़। इसको बोला गया है एसिम्प्टोमेटिक डिसीज़। ये क्या चीज़ है? एसिम्प्टोमेटिक मीन्स जहाँ पर सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। तो जनरली WHO ने बताया है कि 80 से भारत में 80 से 85% जो पेशेंट हैं वो एसिम्प्टोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, मतलब जिनमें कोई भी लक्षण कोरोना के नहीं हैं, जो WHO द्वारा निर्देशित हैं। इसके अलावा आइसोलेशन और क्वारंटीन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड क्वारंटीन? आइसोलेशन उस व्यक्ति को किया जाता है जो इन्फेक्टेड होता है, उसको हम मेन स्ट्रीम से अलग कर देते हैं। और क्वारंटीन उन व्यक्तियों का किया जाता है जो ऐसा माना जाता है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं और उनको 15 दिन का उनको अलग कर दिया गया, केवल सोशली उनको अलग किया गया, ना कि इमोशनली। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है और इन सब शब्दों का प्रयोग आपको अपने मेंस में करना है। इसके बाद एपिडेमिक क्या है और पेंडेमिक क्या है? एपिडेमिक एंड पेंडेमिक, ये सब ग्लॉसरी आपको आपके प्रश्नों में मिलेगी, इसलिए बता रहे हैं। एपिडेमिक है एपिडेमिक है अगर कोई डिसीज़ बहुत लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में फैलती है तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। पेंडेमिक क्या चीज़ है? अगर वही बीमारी किसी कॉन्टिनेंट में, मैनी कॉन्टिनेंट्स में है या मैनी कंट्रीज़ में है, मतलब कि एक उसका जो क्षेत्रफल था, विस्तार था, वो चीज़ बढ़ गया, दैट इज़ कॉल्ड पेंडेमिक। यानी कि इसीलिए कोरोना को पेंडेमिक बोला गया है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो एपिडेमिक है वो एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में है, और लेकिन जो पेंडेमिक है वो हो सकता है मैनी कंट्रीज़ में हो, ऑफ मैनी कॉन्टिनेंट्स। ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा। इसके बाद एक टर्म नया है, फोमाइट। व्हाट इज फोमाइट? फोमाइट क्या होता है? अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने, अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को छुआ, या जनरल में ले लेती हूँ, किसी ने दरवाजे को छुआ, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी दरवाजे को छूता है और
उसके बाद अगर उसी दरवाजे का प्रयोग अगर एक स्वस्थ या हेल्दी ह्यूमन करता है तो जो कोरोना वायरस है वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब मीन्स वो स्प्रेड हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड फोमाइट। इसके बाद है आरओ। आरओ या आर नॉट, या इसको बोलेंगे आर नॉट। आपने सुना होगा न्यूज़ में कि कोरोना वायरस का जो आर नॉट है वो 2.3 से 3 है। इसका क्या मतलब है? आर नॉट का मतलब है रेस्पिरेटरी नंबर उसको दिया गया है कि अगर कोई भी पर्सन अगर इन्फेक्टेड है तो वो और कितने परसेंट को इन्फेक्ट कर सकता है। ये हमको किससे मालूम चलता है? आर नॉट से। इसका मतलब अगर आर नॉट मोर देन 1 है तो इसका मतलब ये है कि जो 1% इन्फेक्टेड है वो 1% अगले 1% को इन्फेक्ट करेगा, और अगर ये 1 से वैल्यू इसकी कम है यानी कि इसके स्प्रेड होने की चांसेस बहुत कम है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जो आर नॉट वैल्यू ऑफ कोरोना है दैट इज 2.3 to 3, मीन्स अगर 10 पेशेंट अगर कोरोना के हैं तो वो लगभग 23 पेशेंट को 23 अगले मैन को इन्फेक्ट करने के चांसेस हैं, और ये 23 अगले, तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी श्रृंखला तैयार हो जाती है। अभी बोर्ड में आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन वास्तविकता में ये श्रृंखला बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि आर नॉट वैल्यू क्या है और आर नॉट वैल्यू ऑफ कोरोना वायरस क्या है। इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। साइटोकाइनिन स्टॉर्म क्या चीज़ है? एक और टर्म है साइटोकाइनिन स्टॉर्म। अब ये क्या चीज़ है? एक जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है तो एक इम्यून रिस्पॉन्स हमारे अंदर से ट्रिगर होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनिन स्टॉर्म। साइटोकाइनिन बेसिकली प्रोटीन से जो फॉरेन पार्टिकल या जो इन्फेक्शन आता है उससे लड़ने में सक्षम होते हैं, बॉडी को सक्षम बनाते हैं। तो आपको याद रखना है साइटोकाइनिन स्टॉर्म क्या है? एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है आफ्टर वी गेट इन्फेक्शन। इसके बाद आपने RT-PCR आपको मालूम होगा, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। RT-PCR RT का मीन्स है यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मैंने आपको जब सेंट्रल डॉग्मा पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हमको, ये प्राइमरी लेवल पे हमको पता चलता है RT-PCR से कि व्यक्ति को कोरोना है या नहीं है। इसके बाद हर्ड इम्यूनिटी। रोकिए।